साथियों नमस्कार। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन साहब जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो गए और उन्होंने वहाँ पर अपील करी कि बंगाल में वायलेंस हो रहा है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल 355 लगा देना चाहिए। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, बट जो लॉ एंड ऑर्डर है बंगाल का वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेगी। ममता बनर्जी सीएम बनी रहेंगी, नो डाउट। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट कहती है, या जज साहब कहते हैं कि देखो भैया, आप क्या चाहते हो कि हम एग्जीक्यूटिव में दखलंदाजी दें? हमारा ऑलरेडी इतना जो है विरोध हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम तो साहब एग्जीक्यूटिव में टांग अड़ाते हैं या हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए भाई हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। ना ही हम ये कहेंगे कि वहाँ पे 355 लगे, और ना ही हम वहाँ पर ये कहेंगे कि सेंट्रल फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉयड रहें। अब आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है, बंगाल में वायलेंस तो अभी हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1-2 साल पहले की, जब मणिपुर में वायलेंस हो रहा था तब भी कई ऐसे मौके आए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सामने से बोला था कि केंद्र सरकार हमें रिपोर्ट दे, वहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक से जांच करे, वहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। इस तरह की बातें हुई थी। यानी कि बंगाल पर इंस्टांस अलग है और मणिपुर पर अलग है। ये बात यहाँ से निकल के सामने आई। धीरे धीरे देश में क्या हो रहा है, कई ऐसे वीडियोज़ बन रहे हैं, कई नेतागण, कई ऐसे उच्च अधिकारी या उच्च पद पर बैठे लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रही है इसमें बाइसनेस देखने को मिल रही है, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नरम है और हिंदुओं के प्रति ऐसा नहीं है। ऐसा देखने को मिल रहा है। कई ऐसे बड़े नेताओं ने अपने बयान दिए हैं, चाहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हों जगदीप धनखड़ जी, चाहे निशिकांत दुबे जी हों जो एमपी हैं झारखंड से, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी जो शायद कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उस पर बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने, नड्डा जी ने कह दिया कि साहब हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, ये उनकी पर्सनल राय है। उसके साथ ही कई और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें विष्णु शंकर जैन साहब भी हैं, जिसमें हिंदू पक्ष के कई वकील हैं जो वक्फ को लेकर के अपील किए हुए हैं, जिनका कहना ये है कि हाँ, चीज़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, जब हिंदू लोग या कहें कि नॉन मुस्लिम लोग इससे पहले कोर्ट में अपील करते थे कि भाई वक्फ अमेंडमेंट करवा दीजिए, वक्फ जो है वो ठीक नहीं काम कर रहा है, ये लोगों की ज़मीनें हड़प रहा है, इस पर पुनर्विचार कीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट कह देती थी कि भाई आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहाँ पर अपील करिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। लेकिन जैसे ही मुसलमान गए, अमेंडमेंट जब केंद्र सरकार ने कर दिया, संशोधन केंद्र सरकार ने कर दिया, और जैसे ही मुसलमान गए तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनकी सुनवाई को सुन लेती है और केंद्र सरकार से कहती है कि हमें इसमें कुछ डाउट लग रहा है, ये वक्फ बाई यूज़र जो है ये हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों के पास कागज़ नहीं है, 200 साल पुरानी मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है, वो बेचारे कैसे सिद्ध करेंगे कि वो इनोसेंट हैं। और इस बात पर भी बवाल हो जाता है कि उनके पास कागज़ नहीं है बेचारों के पास, तो वो बेचारे कैसे न्याय मांगेंगे। और जब हिंदू पक्ष की बारी आती है तो उनसे कागज़ मांग लिया जाता है, राम जी के जन्म के सबूत मांग लिए जाते हैं। इस बात को लेकर के भी लोगों में एक असंतोष की भावना है। हम इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहे हैं कि हम अदालत का बड़ा सम्मान करते हैं, और अदालत ने आज भी कई चीज़ों को काफ़ी पारदर्शी रखा है सरकार के लिहाज से, और अदालत ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है चीज़ों पे, ये हम मानते हैं। पर जब ये कंट्रोल ज़्यादा हो रहा होता है या जुडिशियल ओवररीच हो रहा होता है, तब इस पर सवाल उठते हैं। ये बात सही है कि अगर अदालतें ऐसी नहीं होती, अदालतें या फिर ना होती, तो हो सकता है केंद्र सरकार तानाशाह हो जाती, डिक्टेटर हो जाती, या हो सकता है इस तरह के फैसले आते जो हम सबकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देते। तो हमारी ज़िंदगी को आसान किया है अदालतों ने, लेकिन जब पन्ना पलट के देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिस पर लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए। उसी प्रकार से आप देखिए, एक आपको इंसिडेंट हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने, जो एक तरीके से फुल बेंच भी नहीं है, उसने मैंडेमस जारी कर दिया राष्ट्रपति को लेकर के कि राष्ट्रपति को किसी भी अध्यादेश पर, किसी भी बिल पर 3 महीने के अंदर अंदर अपना एसेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं एसेंट तो मान लिया जाएगा कि वो राष्ट्रपति ने स्वीकार्यता उसको दे दी है। अब इस पर एक चीज़ देखिए, अब आप जानिएगा, आप सारे डॉट्स में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तमिलनाडु में कई सारे ऐसे बिल्स पास करवा दिए गए थे जिन्होंने गवर्नर
के पास उन बिल्स को भेजा गवर्नर के एसेंट के लिए, और गवर्नर ने अपनी जेब में डाल लिया, उस पर पॉकेट वीटो कर दिया और किसी तरह से अपनी कोई उसमें एसेंट नहीं दी। फिर गवर्नर ने वो सारे बिल राष्ट्रपति को दे दिए, तो राष्ट्रपति ने भी उस पर कोई एसेंट नहीं दिया अपना। इस बात को लेकर के कोर्ट में चैलेंज किया गया। तब कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति गवर्नर को 3 महीने के अंदर अंदर देना होगा। अब तमिलनाडु का सीएम क्या कह रहा है? स्टालिन। तमिलनाडु का सीएम स्टालिन कह रहा है कि हमें थोड़े से ज़्यादा अधिकार चाहिए, तमिलनाडु को बाकी राज्यों से ज़्यादा अधिकार चाहिए। यानी कि एक तरीके से वो तमिलनाडु में भी धारा 370 जैसा कुछ लगवा देना चाहता है। यानी जो हाल पहले कश्मीर का था वो चाहता है कि अब तमिलनाडु का हो जाए। अब मान लो तमिलनाडु के इस हाल के लिए वो किसी तरह का कोई ऐसा बिल पास कर दे कि हम केंद्र सरकार के किसी भी चिन्ह को नहीं मानेंगे, या हम ऐसा बिल पास कर रहे हैं कि रुपये का जो साइन है वो कहीं भी यूज़ नहीं होगा। कुछ भी कर सकता है वो, उसको अपने असेंबली में पास करा लेगा, फिर गवर्नर को भेज देगा। गवर्नर जैसा था क्या कर सकते हैं? अपने पास रख सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। यानी कि कल को तमिलनाडु में अराजकता आ सकती है। इस अराजकता को रोका जा सकता था गवर्नर के माध्यम से अगर वो पॉकेट वीडियो लगा देते तो, लेकिन अब तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस फैसले का, जिसका विरोध किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ जी ने भी इसका विरोध किया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा, यही स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जब ये बोलता है कि भाई हम सनातन को इस देश से हटा देंगे, सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, जब तमिलनाडु में इरेडिकेट सनातन कॉन्फ्रेंस ये करवाता है तब सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई अपने इस बारे में टिप्पणी नहीं करती। लेकिन जब नुपुर शर्मा कह देती हैं कि भाई मेरी जान को खतरा है, मैं चाहती हूं कि अलग अलग जगह पे जो एफआईआर मेरे खिलाफ करी गई हैं, मुझे अलग अलग जगह पर कोर्ट की सुनवाई में जाना पड़ता है, इसलिए उन सब एफआईआर को एक जगह कर दिया जाए ताकि मुझे एक ही अदालत में जाके काम चलाना पड़ जाए, मेरी जान खतरे में ना रहे। इस पर अदालत पता क्या कहती है कि नुपुर शर्मा के बयान देश में आग लगाने वाले हैं। अगर नुपुर शर्मा के बयान देश में आग लगाने वाले हैं तो स्टालिन के बयान कैसे हैं? इस पर सवाल उठता है। इसके बाद नुपुर शर्मा पर तो इतनी सख्त हैं कि साहब उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में नहीं रखा गया, उनको अलग अलग जाकर के एफआईआर के बारे में सुनवाई करवानी पड़ी। और नुपुर शर्मा का जो आधा वीडियो काट के जुबैर डाल देता है, मोहम्मद जुबैर, वो एक राक्षस है, उस राक्षस को सुप्रीम कोर्ट हर तरह से बरी कर देती है। उस पर एफआईआर जो हुई, उस पर जितने भी केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम तुमको पूरी तरह से इन एफआईआर से मुक्त करते हैं, केसेस से मुक्त करते हैं, और आगे भी अगर तुम पे कोई एफआईआर होती है तो उस पर ऑलरेडी पहले से ही मुक्त कर रहे हैं तुमको। यानी कि अभी बाद में भी अगर जुबैर पे कोई एफआईआर करता है तो ऑटोमेटिक वो मुक्त है, और जुबैर से कह दिया गया कि तुम पे जो अलग अलग जगह पे एफआईआर हुई है उनको हम एक जगह कर देते हैं। इस पर भी सवाल उठता है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही आप अगर देखें तो एक व्यवस्था थी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1986 की, शायद 85-86 की बात है। तब एक राजीव गांधी की सरकार एक बिल लेकर के आई थी, पोस्टल बिल। पोस्टल बिल का मतलब ये था कि इस देश में एग्जीक्यूटिव को, यानी जितनी भी कार्यपालिका है, अधिकारी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या नेतागण हैं जो सरकार में हैं, उनको ये अधिकार था कि किसी की भी चिट्ठी को ये लोग पढ़ सकते थे नेशनल इंटरेस्ट में, यानी देश हित में किसी की भी चिट्ठी को पढ़ा जा सकता था बिना उसके कॉन्सेंट के। एक्चुअली क्या है, आज किसी को आप चिट्ठी लिख दो, कोई चाहे आधिकारिक लिखो चाहे इनफॉर्मल लिखो, कैसे भी लिखो, उस चिट्ठी को कोई और नहीं पढ़ सकता। ये एक नियम के विरुद्ध है। तो सरकार पहले कानून लेकर के आई या बिल लेकर के आई कि हम चाहते हैं कि हम किसी की भी चिट्ठी को खोल के पढ़ सकें कि इसमें लिखा क्या है और ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के जब बिल पास हो गया तो ये बिल गया राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह साहब। ज्ञानी जैल सिंह साहब समझ गए कि ये बड़ा खतरनाक बिल है, अगर ये पास कर दिया या मैंने इस पर अपना एसेंट दे दिया तो इस देश में किसी की भी सिक्योरिटी या कहें कि जो एक खुफिया बातें लोगों की होती हैं वो सब ब्रीच हो जाएंगी। ये वही वाली बात है जैसे आजकल कोर्ट कह दे या सरकार कह दे कि भाई हम किसी के भी व्हाट्सअप मैसेजेस पढ़ सकते हैं अगर राष्ट्र हित में ज़रूरी है, तो हम किसी की भी गैलरी पर नज़र रख सकते हैं अगर राष्ट्र हित में ज़रूरी है, तो आप लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच होगी, प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो उसी तरह से वो बिल था कि लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही थी। तो वहाँ के उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के जैल सिंह साहब, उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया और अपने पास पॉकेट में रख लिया और होल्ड करके रखे रहे। साहब विद द टाइम दूसरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया, अपने पॉकेट में रख लिया, पास नहीं होने दिया। इस तरह से ये बिल करीब 13-14 साल तक राष्ट्रपति की पॉकेट में रहा और ये पास नहीं हो पाया। फाइनली फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई 1999 में, तो उन्होंने इस बिल को ही खारिज कर दिया, तब ये बिल खत्म हो गया। सपोज कीजिए उस वक्त अगर ये वाला नियम होता कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति को पास करना ही होगा इसे, वरना ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा, तो सोचिए ये बिल उस वक्त पास हो जाता।
और कितनी बड़ी प्राइवेसी ब्रीच हम लोगों की हो जाती। तो इसलिए जो ये पॉकेट वीटो है कई बार बहुत ज़रूरी होती है, जो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में इसका जो दुरुपयोग है वो किया जा सकता है वहाँ के सीएम के द्वारा। अब अगला सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बात हिंदुओं से संबंधित आ जाए तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेने से मना कर देती है। इसका एक उदाहरण हमने वक्फ में बता दिया कि जब पहले हिंदू पक्ष जा रहा था कि साहब वक्फ बिल के खिलाफ आप कुछ करिए, तब कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में जाओ, बाद में देखेंगे, टालते रहे। और जब मुसलमान पक्ष चला गया पास होने के बाद, बिल के पास होने के बाद, तब तुरंत सुनवाई कर ली। तो एक पक्ष तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा और बताता हूँ, 1989 में कश्मीर से कई सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था। उनके साथ क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, किसी से छुपा नहीं है। अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने अपील करी कि साहब एक काम करिए, न्यायालय में अपील करी कि आप उस कश्मीर नरसंहार के बारे में एक दोबारा से पुनर्विचार करिए और इस पर SIT बनाइए और जांच होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तब कोर्ट ने ये कहा कि अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, इसमें कहाँ से हम लेकर के आए चीज़ें, तो इस बात को रहने देते हैं, कोई SIT कुछ नहीं बना। सेम चीज़ 1984 के सिख दंगों को लेकर के हुई कि साहब SIT बननी चाहिए, तो उसके लिए बना दिया और उसके लिए मंजूरी दे दी। यानी कि 1984 पुराना नहीं है, 1989 बहुत पुराना है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उसी प्रकार से कोलेजियम सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जहाँ पर टॉप सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक CJI होते हैं। टोटल 5 लोगों की व्यवस्था होती है, 4 और 1 5। ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से जज का पोस्टिंग कहाँ करनी है, कहाँ पर उनका ट्रांसफ़र करना है, किसको जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारा कुछ फैसला ये लोग लेते हैं। अब कोलेजियम में क्या होता है कि जो भी इनके पास उम्मीदवार होते हैं उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। आप इनको काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि आपने इनको ही क्यों चुना। अब आप बात सुनिए, इसमें क्या है। अगर आप कोई जुडिशियल एग्जाम देते हैं तो लोअर कोर्ट के आप जज बन जाएंगे। जो आपके शहर में सेशन कोर्ट होती है या सिविल कोर्ट जो भी होती है, उसमें आप छोटे मोटे जज बन जाएंगे और उसी से रिटायर होकर के आप चले जाएंगे। हो सकता है कि आप प्रयास करें तो 10 12 15 साल की जज की नौकरी करने के बाद आपको मौका मिले हाईकोर्ट में जज बनने का, चांसेस बहुत कम है। अब हाईकोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो कैसे बनोगे? हाईकोर्ट में जज बनने का ज़्यादा तरीका ये है कि आप सेशन कोर्ट के जज रहे हो, यानी कि लोकल लेवल की जो कोर्ट है उसके जज रहे हो 10 साल, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद भी पता नहीं कि हाई कोर्ट का कोलेजियम आपको सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा है कि आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहने चाहिए 10 साल तक। अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रह लिए हो तो आप एलिजिबल हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। अब एडवोकेट तो कोई भी रह सकता है, कोई भी से मेरा मतलब है इन सबके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। तो लॉ की डिग्री करना बड़ी बात नहीं है। लॉ की डिग्री के बाद 10 साल तक एडवोकेट कोई भी रह सकता है, थोड़ी बहुत अगर उसकी जान पहचान है, चीज़ें हैं तो, और उसके बाद वो एलिजिबल है जज बनने के लिए। ऐसा लोगों का कहना है कि कोलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद चलता है, यानी कि अगर आप किसी जज के रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, कुछ हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी और हो सकता है आपको हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए। इस तरह से आप हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं। हाईकोर्ट के जज आप बने रहिए 10 साल तक, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर आपको किस तरह से चीज़ें होती हैं आपको पता है। कोलेजियम सिस्टम वहाँ का आपको फेवर करेगा और एक टाइम आएगा आप CJI बन जाएंगे। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर बहुत सारे पेपर दे के आपको हाईकोर्ट का जज बनना पड़ा हो। वो वाला सिस्टम है उन लोगों के लिए जो लोकल लेवल से आ रहे हैं, वो केवल 20% लोग होते हैं जो ऊपर तक आ पाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। इसके लिए सरकार एक कमीशन लेकर के आई थी, NJAC कमीशन, और सरकार ने कहा था कि अब जजेस की नियुक्ति भी उसी तरह से होगी जैसे UPSC के जरिए IAS PCS लोगों की होती है। तो उसको वो जो बिल लेकर के सरकार आई थी, व्यवस्था जो लेकर के सरकार आई थी, उसे भी कोर्ट ने नलीफाई कर दिया ये कह करके कि ये संविधान के खिलाफ है। अब आप समझ जाइए कि किस तरह से है। तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम पर अब कुछ बदलाव सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये भाई भतीजावाद चलता रहेगा और एक तरफा जो है कार्रवाई होती रहेगी। ये बात भी सही है कि जजेस को सरकार न चुन के भेजे तो अच्छा है। अब मान लो मोदी जी अपनी तरफ से 4 जजेस को चुन के भेज दें तो वो तो हमेशा मोदी जी का फेवर करेंगे, या अखिलेश यादव भेज दें तो सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। तो नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बट हाँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर जनता को विश्वास हो सके कि एक योग्य व्यक्ति जा रहा है, ना कि कोई रिश्तेदार नातेदार जा रहा है। तो समस्या ये है कि इस समय देश में जुडिशल रिफॉर्म्स को लेकर के बात हो रही है और लोग डरते हैं जुडिशरी पे कमेंट करने से, क्योंकि
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। हम फिर कह रहे हैं कि हम भी अपने इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट की पूरा सम्मान करते हैं और ये मानते हैं कि कोर्ट काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखता है चीज़ों को। बट जब चीज़ें कुछ ऐसे हो जाती हैं कि लोगों का विश्वास गिरने लगता है, तब हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को अवेयर करें, और जहाँ बदलाव है वहाँ होने चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कोई और सर्विसेज हो, बदलाव होने ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, इन सब पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में एक मुसलमान समुदाय को ऐसा बना दिया गया कि साहब इनके खिलाफ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो मुसलमान समुदाय वक्फ बोर्ड के ज़रिए, वक्फ बिल के ज़रिए आपकी ज़मीनों को हड़प रहा था, या जो वक्फ बोर्ड है, और जिसमें आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अब जब व्यवस्था ये कर दी गई कि अगर कोई आपकी ज़मीन को क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप कोर्ट जा सकते हो, तो सब उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए यहाँ पर इस लेवल पर खेल चलता है? इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो यही मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर कोई अपडेट आती है तो हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।